किया था 2 पे आ जाए सब। पेज 728 बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। होमवर्क किया था आपने? इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में हमने एसेट की कॉस्ट निकाल के उसकी बुक वैल्यू शो कर ली थी। ओके, होमवर्क वाला क्वेश्चन भी हो गया था। सही या गलत था तो पता चलेगा नहीं आपको। उम्मीद है अभी सवाल करेंगे तो उससे रिलेटेड आपके साथ डिस्कशन हो जाएगी, तो आपको पता लगेगा हाँ हमने होमवर्क में कुछ गलत तो नहीं किया, सही किया या गलत किया। ठीक है, ओके। बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 है। Mr. A obtained loan of 1 million on Yakam January 12 at the rate of 15% per annum for construction of a building. On 1st March, he started construction work, on which date he also made first payment for construction. Construction work was completed on 31st October. Requirement है for the year ended 31 December 12, calculate total borrowing cost to be capitalized, borrowing cost to be, ये काम कल किया था ना। तो सबसे पहला काम तो हमने, अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना हो तो याद करो पहला लेक्चर टीपू वाला सवाल, हमें कोई कमेंसमेंट सिजेशन की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन जब हमने क्वालिफाइंग एसेट का कॉन्सेप्ट कल पढ़ा और फिर हमें पता चला कि क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर अगर कोई लोन, उसको बनाने के लिए कोई लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे किया तो उस इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। तो फिर हमारे जहनों में ये सवाल आया कि कब से शुरू करें कैपिटलाइजेशन और कब रोकें। तो फिर सबसे पहला काम मैंने आपको कहा था क्या किया करेंगे सवाल में, हम कमेंसमेंट और सिजेशन की डेट डिसाइड किया करेंगे। कमेंसमेंट मतलब of capitalization of कमेंसमेंट और दूसरा सिजेशन। सिजेशन यानी रोक दो, किस चीज की सिजेशन? अगेन कैपिटलाइजेशन की। सिजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। ये क्या मसला है भाई, लेट क्यों आते हो? साथ हो गया। क्लास के टाइम पे आप लोग मौजूद हुआ करें, मेरा ना आना या आना इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर थोड़ी देर और लेट हो जाते तो ये बात हो जानी थी, फिर आपने बैठे होना था, हमने कहा। और लेट आने से डिस्टर्बेंस भी होती है क्लास में। आप लोग बराए मेहरबानी टाइम पे आया करें। अच्छा जी, इसमें हमने कहा था जी कि यहाँ पर लेटर ऑफ लेंगे 3 डेट्स में से। पहली लोन रिसीव्ड डेट लेंगे, दूसरी वर्क स्टार्टेड या फर्स्ट, जो भी लिखने कोई तरतीब की जरूरत नहीं होती, वर्क स्टार्टेड डेट, और तीसरा फर्स्ट पेमेंट की डेट। इन 3 में से लेटर डेट पर हम कमेंसमेंट करते थे कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। क्या मतलब, मैंने इसकी आसान सलीस अंग्रेजी भी लिखवाई थी कि स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना। इसका मतलब क्या होता है? कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन बोरिंग कॉस्ट, स्टार्ट करना इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड, स्टार्ट करना एसेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट को ऐड करना। ठीक है, इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन, ऐड करना कॉस्ट में। बोरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट को ही कहते हैं। ठीक है, बोरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट को कहते हैं IAS 23 में भी, उससे बाहर भी। ये नहीं कंफ्यूजन जहन में रख के रखना कि बोरिंग कॉस्ट होगा तो इंटरेस्ट का, बोरिंग कॉस्ट वाला स्टैंडर्ड IAS 23 होगा तो इंटरेस्ट को बोरिंग कॉस्ट कहेंगे, बाहर इंटरेस्ट कहेंगे। बोरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट ही है, वो IAS 23 में हो या IAS 23 से बाहर हो। बोरिंग लोन जो लिया, कॉस्ट उसके ऊपर जो कॉस्ट पे की, तो इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट एक ही चीज के 2 नाम है। ओके, ठीक है ना। सिलेक्शन कब कर देते हैं जी? वर्क कंप्लीटेड डेट। इस पे तो मसला ही कोई नहीं है, तो सिंपल होता है।
जिस दिन काम कंप्लीट हो जाए उस दिन इंटरेस्ट को एसिडी कॉस्ट का पार्ट बनाना भी खत्म कर देंगे। ओके, अब क्वेश्चन देख लें। इसके अंदर ये डेट्स निकालते हैं। ए ऑब्टेन्ड लोन ऑफ 1 मिलियन ऑन 1 जनवरी 12। तो लोन रिसीव हुआ 1 जनवरी 12 पे, ठीक है जी, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये फॉर कंस्ट्रक्शन कल भी देखा था, फॉर कंस्ट्रक्शन ये स्पेसिफिक लोन है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, हमने लोन लिया ही स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए, क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए ही ये लोन लिया हुआ है। इंशाल्लाह कल तो अब नहीं, क्योंकि कल हमने हाफ लेक्चर में टेस्ट डिस्कस करने हैं, टेस्ट वापस भी करने हैं। हाफ लेक्चर में चूँकि बोरिंग कॉस्ट की बात होगी तो मैं सस्पेंशन की बात तो कल करूँगा, लेकिन शायद जनरल बोरोइंग की बात अभी ना करूँ। एक जनरल क्या, पैसे पहले भी पैसे पड़े होंगे तो वो भी इस्तेमाल कर लिए इसके अंदर, वो भी कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ। सिर्फ ये नहीं होगा कि हमने सिर्फ लोन स्पेसिफिकली लिया इस बिल्डिंग के लिए, स्पेसिफिक लोन उसका इंटरेस्ट ऐड होगा। जनरल लोन भी अगर यूज़ करेंगे तो ऐड करेंगे, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो वो बात उम्मीद है परसों जाके होगी। बहरहाल थोड़ा जहन तो बनाना शुरू करें ना। ये जो लोन स्पेसिफिकली इसी प्रोजेक्ट के लिए लिया है इसको क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक लोन, ठीक है। बहरहाल ये इस तरह लिखा हुआ वो करेगा, स्पेसिफिक लोन के बारे में लिखा होगा। ना भी लिखा हो तो जिस लोन के बारे में नहीं लिखा होगा उसे स्पेसिफिक ही समझेंगे, कहीं पे लिखवा भी दूंगा ये, ठीक है। फिलहाल तो स्पेसिफिक लोन है। हमने इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1 मिलियन का लोन लिया है 15% पर एनम पे। ऑन 1 मार्च 12 ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड 1 मार्च 12, ठीक है। On which date he also made first payment for construction? ये भी किस दिन, 1 मार्च 12। तो फिर कमेंसमेंट क्या होगी, 1 जनवरी 1 मार्च। तो हमारे पास लेटर डेट आ गई 1 मार्च। ये है हमारी कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट की डेट, यानी इस दिन से हम इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना शुरू कर देंगे। उसके बाद जी कहाँ गया, कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 अक्टूबर 2012। किस दिन काम खत्म हो गया, 31 अक्टूबर 12, ठीक हो गया जी। तो स्टार्ट करेंगे 1 मार्च से और रोक देंगे कैपिटलाइजेशन को 31 अक्टूबर पर। तो कितने मंथ्स बने, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 8 महीने। तो 8 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है, अच्छा बैंक को इंटरेस्ट कब से कब तक देना है, 1 जनवरी से, इस साल में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक देना है। लेकिन एसिडी कॉस्ट में कितना ऐड करना है, हाँ, तो बाकी 4 महीने का कहाँ जाएगा। तो रिक्वायरमेंट भी यही है, कहता है टोटल इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट टू बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट निकालो, इंटरेस्ट टू बी शोन ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट वो भी निकालो। यही कल लिखा था ना आसान अल्फाज में, ठीक है। कहता है टोटल बोरिंग कॉस्ट निकालो, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड निकालो और बोरिंग कॉस्ट टू बी एक्सपेंस्ड आउट निकालो। चलें जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन है नंबर 2। तो फिर पहले तो हम टोटल बोरिंग कॉस्ट या टोटल इंटरेस्ट, एक ही बात है मैं बार बार बोल रहा हूँ, खाम खा कंफ्यूजन ना लिए रखिएगा। बोरिंग कॉस्ट का मतलब ही है इंटरेस्ट, इसके अलावा भी बोरिंग कॉस्ट हो सकती है, इंटरेस्ट के अलावा भी हो सकती है, ठीक है ना। तो टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करने ही मुझे। लोन कितना है, 1 मिलियन का लोन किस दिन आया था, 1 जनवरी 2012 पर। और कोई रीपेमेंट हुई इसकी, इसका मतलब 1 मिलियन 1 जनवरी 12 से 31 दिसंबर 12 पूरा साल कॉन्स्टेंटली आउटस्टैंड करता रहा, तो बस इसी के ऊपर इंटरेस्ट रेट लग जाएगा। कितना, 15%। और कोई फ्रैक्शन लगेगा, कोई फ्रैक्शन नहीं लगेगा। 1,50,000।
ये 1,50,000 टोटल इंटरेस्ट है जो बैंक को पे होना है, लेकिन ये सारे का सारा एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ 8 महीने का एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, बाकी 4 महीने का बैंक ने तो लेना ही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाएगा। तो इसके हमने 2 हिस्से किए थे, ठीक है जी। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, आसान अंग्रेजी भी लिखवाई थी इसकी, इंटरेस्ट टू बी एडेड टू कॉस्ट। कैपिटलाइज का मतलब ही कल कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट बताया, कैपिटलाइज का मतलब ही क्या है, कॉस्ट एसिड कॉस्ट में ऐड करना, ठीक है। तो इंटरेस्ट टू बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसिड कितना है जी टोटल इंटरेस्ट, इसमें से कितने में, ये तो पूरे साल का है ना, पर एनम 8/12, ठीक है। किसी बेंच पे 7 से कम बैठे हुए हैं, पहले के अलावा हो जो 7 पे पहले का 100,000 जी। 1 लाख क्या है, वो इंटरेस्ट है जो हमने एसिड की कॉस्ट में ऐड करना है। एंट्री क्या बनेगी, यानी इसकी एंट्री बनेगी बिल्डिंग डेबिट, ये कैपिटलाइजेशन कहलाती है। बिल्डिंग डेबिट कैश या बैंक लिख लो, कोई मसला नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब पेमेंट हो गई है 1 लाख से, ये एंट्री पास है, ठीक हो गया जी। ये कौन कौन से मंथ्स हैं बता सकते हैं, मार्च से अक्टूबर तक के 8 महीने, ठीक है। अब बैंक को पैसे देने हैं ना, बैंक को तो सारे पैसे देने हैं, तो बाकी जो इंटरेस्ट है, बोरिंग कॉस्ट है जो बाकी, वो एक्सपेंस आउट करनी है, टू बी एक्सपेंस्ड आउट, या इसकी आसान अंग्रेजी कल लिखवाई थी, इंटरेस्ट टू बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंस हमने एक्सपेंस बनाया जी, कितना 1,50,000 का 4/12 50,000। ये कौन कौन से मंथ हैं, हाँ देखा आपने लेटर का फायदा। आपने लोन तो यकम को ले लिया था, लेकिन और इंटरेस्ट बैंक को देना भी यकम से शुरू किया हुआ है, लेकिन आपने एसेट बनाना शुरू ही नहीं किया, तो एसेट की कॉस्ट में उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लेटर ऑफ लिया था, ठीक है। लेटर ऑफ, एसेट बनना शुरू होगा तो इंटरेस्ट की कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी ना, ठीक है। लेकिन हमने बैंक को पैसे देने ही देने, बैंक ने यकम से पैसे लेने ही लेने, तो वो फिर पहले 2 महीने कौन कौन से, जनवरी, फरवरी और नवंबर, दिसंबर, ये देखें जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने का इंटरेस्ट देखो इधर नहीं आ रहा, लेकिन बैंक को पे हो रहा है, तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। उसके बाद जब कंप्लीट हो गया तो रोक भी दिया, तो नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने का इंटरेस्ट जो है ये एक्सपेंस आउट होगा, इसकी एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश और बैंक क्रेडिट कितने से 50। ठीक है, ये बात समझ आई, क्वेश्चन था यहाँ से कोई, क्लियर है, ये नोट करने की जरूरत है, करें फिर जल्दी से। जी डेप्रिसिएशन असल में रिक्वायर्ड नहीं है, 1.5 लाख कैलकुलेट करने के लिए हम कमेंसमेंट और सीजेशन को देखते हैं, है ना। 1.5 लाख कैलकुलेट करने के लिए कमेंसमेंट सीजेशन को देखेंगे, कभी भी नहीं। ये 1.5 लाख कैलकुलेट करने के लिए हम सवाल को देखते हैं, किसको, सवाल को क्या देख के मिलेगा हमें, ये लोन किस दिन आया, ये लोन कितना आया, ये लोन कितने % पर आया, और इस लोन में से कुछ रीपे तो नहीं हुआ। यही 4 बातें हैं ना जो हमने टीपू वाले सवाल में पहले दूसरे दिन हम यही काम तो कर रहे थे। लोन किस दिन आया,
कितना लोन था, कितने परसेंट पे आया और रीपे तो नहीं हुआ। ये चार चीज़ें पता हो तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल लेते हैं। तो यकम को ये लोन आया, 1 मिलियन का लोन था, 15% इंटरेस्ट था, कुछ भी रीपे नहीं हुआ, तो सारे साल का इंटरेस्ट निकल आया। तो ये फिगर निकालने के लिए हम सवाल की तरफ देखा करते हैं, ठीक है। लेकिन ये फिगर निकालने के लिए हमें कमेंसमेंट और सीजेशन की तरफ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलें, ये बात काम आ जाएगी बाद में। ये फिगर निकालने के लिए हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, ठीक है जी। और इधर देखें, ये फिगर्स निकालने के लिए हम कमेंसमेंट और सीजेशन की तरफ देखेंगे, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में भी ये देखो, जिस बात में आ जाते हैं आप, बैंक ने पूरे साल का इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। यानी पहले 2 जब काम शुरू नहीं हुआ था और आखिरी 2 जब काम खत्म हो चुका है, इन 4 महीनों का इंटरेस्ट भी बैंक ने लेना है। 8 का तो कैपिटलाइज हो गया। अब यही क्वेश्चन दे के ना आई के एमसीक्यूज में क्या करता है, वो कभी पूछ लेगा बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितनी है, जो कि आप बड़ी आसानी से जवाब भी दे लेंगे। मसला कब आता है, जब वो पूछ लेगा बोरिंग कॉस्ट यानी इंटरेस्ट टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। आप या तो दीवानगी के अंदर ये फिगर निकाल के दे आते हैं तेजी में, बोरिंग कॉस्ट का सवाल है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो बोरिंग कॉस्ट ही निकाल के देते हैं कैपिटलाइज होने वाली। या अगर आप लोग थोड़ा सा होश कर भी ले, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालने की तरफ चले भी जाएं, तो आप सीजेशन के बाद वाले 2 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाते हैं, शुरू का फिर भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें गौर से ध्यान से एमसीक्यूज टेस्ट के अंदर भी ध्यान से देखा करते हैं, पेपर में भी ध्यान से देखा करते हैं, मांगा क्या गया है, ठीक है। स्पेसिफिकली ध्यान से वो पढ़ के जवाब देने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 करने के लिए आपके पास 3 मिनट है, कर लेंगे 3 मिनट में आप, ठीक है, जल्दी करें। क्या नहीं नजर आ रहा मुझे बताओ। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग ऑन 1 February 12, अब साथ साथ डाटा लिखते जाए। वर्क स्टार्टेड जी 1 जनवरी 12, 1 फरवरी 12, 1 फरवरी 12 एंड टू फाइनेंस द आउटले, यानी कि जो पैसे रिक्वायर्ड थे उन्हें फाइनेंस, यानी ये भी स्पेसिफिक लोन की बात ये भी चल रही है। टू फाइनेंस द आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट, to finance the outlay, he obtained a loan of 3 lakh on 1 April 12 at the rate of 12% per annum. तो लोन रिसीव 1 अप्रैल 12, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 जुलाई 12, 31 जुलाई 12, और हमें फर्स्ट पेमेंट की डेट ही नहीं दी गई। कोई बात नहीं, नहीं दी गई तो खैर, जो डेट्स हैं अवेलेबल उन्हीं से काम चलाएंगे। तो कौन सी लेटर, 1 अप्रैल 2012, और 1 अप्रैल से आपने 31 जुलाई तक आना है, तो कितने महीने बने, अप्रैल मई जून और जुलाई, 4 मंथ्स। अब फिर लेटर को एक बार मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ना, आपने काम शुरू कर दिया 1 फरवरी को, और अगर आप 1 फरवरी से इंटरेस्ट ऐड करना चाहो तो 1 फरवरी को तो इंटरेस्ट है ही नहीं, लोन ही नहीं है, तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। बात समझ आ रही है ना, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है।
कि लेटर का फ़ायदा क्या है, मकसद क्या है लेटर का, ठीक है। तो ये बातें ऐसे से समझ आती रहेंगी, लेकिन आपने बस ये याद रखना है, ये 3 डेट्स, लोन आया किस दिन, काम शुरू किस दिन हुआ, पहली पेमेंट किस दिन हुई, इन 3 में से जो लेटर डेट हुआ करेगी हमारी बोरिंग कॉस्ट कमेंस वहीं से हुआ करेगी, ठीक है। ये आप जब डिफरेंट हो जाए तो आजमा के देख लिया करना, ये बात सही साबित होती रहेगी। बहरहाल ये स्टैंडर्ड की बात याद रखनी है आपने, ठीक है जी। ओके, ये 4 महीनों का इंटरेस्ट हमने कैपिटलाइज करना होगा। बात शुरू करें जी। टोटल बोरिंग कॉस्ट के लिए किधर देखना है, सवाल की तरफ देखेंगे हम, ठीक है। तो सवाल की तरफ गए, पता लगा लोन है 3 लाख का, इंटरेस्ट रेट है 12%, तो टोटल बता दें। टोटल नहीं, 1 अप्रैल को ये लोन आया, 1 अप्रैल 12 से 31 दिसंबर 12 कितने अरसे आउटस्टैंडिंग रहा, कोई रीपेमेंट तो नहीं हुई ना, तो 9/12 27,000, ये थी खतरे की लाइन। उसकी वजह कई बच्चों ने इसके बाद गलती की होनी है, बताता हूं। अब ये 27,000 में से कुछ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है, कुछ जी 27,000 इंटू 4/12, कितने बच्चों ने 12 लिखा, गुड गुड। नहीं वो भी हो सकता था, लेकिन वो या किसी और तरीके से फिगर सही निकल सकती थी, मैं मानता हूँ। यहाँ पे 4/12 कर लेते, नो इशू। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर इस तरह से चल रहे हैं तो यहाँ पे आप इधर देखें, सब 4/12 करें तो मतलब आप क्या कह रहे हैं, 27,000 12 महीने का इंटरेस्ट है, तो मैं पर मंथ डिवाइड बाई 12 पर मंथ निकालूं। ये तो 12 महीने का इंटरेस्ट है ही नहीं, ये है कितने महीने का इंटरेस्ट, तो 27,000 को डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो पर मंथ आएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आइए अब कितने बच्चों ने ये गलती की। चलें, कितना आ गया 12,000, और यहाँ पे भी 27,000 इंटू 7 नहीं बेटा 5/9, ठीक है जी, 5/9। अच्छा देखें, नहीं ये बात समझ आती, नहीं ये बात समझ आती तो भी 27,000 का टोटल, इन दोनों का टोटल 27 के बराबर नहीं होना था, वहां से पता लग जाना था आपको, ठीक है ना। अभी क्या कह रहे हैं आप, 27,000 9 महीने का इंटरेस्ट है, 5 का एक्सपेंस में फेंको, 4 का एसडी कॉस्ट में फेंको। किसी ने ऐसे निकाल लिया हो 27,000 और यहाँ पे 9/12 की बजाय 4/12 कर दिया हो, फिर तो ठीक है। यहाँ पे 5/12 कर दिया, फिर तो ठीक है ना। लेकिन वो यहाँ पे करने की बात और है, अगर आप इधर ले ही 9 महीने का इंटरेस्ट रहे हैं तो ये 9 और ये 4 और 5 9 बनेंगे ना, तो 4 और 5 9 बनते थे, आपने डिवाइड बाय 12 किया होता, तो इसका मतलब क्या, बाकी 3 कहाँ गया, ठीक है। अब बात समझ आ रही है। चले, तो ये कौन कौन से मंथ्स का है जी जो कैपिटलाइज किया हमने, कौन कौन से, अप्रैल से जुलाई तक हमने कैपिटलाइज किया, और अगस्त से दिसंबर के 5 महीने हमने एक्सपेंस आउट कर, ठीक है जी। बेटा ये खड़े हो जाओ ना जरा, खड़े हो जाओ ना तार, अब आप बैठो, आप बेटा 12:15 बजे आपको कहा था मैंने, ठीक है, 12:15 बजे, ठीक है। अच्छा जी, कोई ऐसा बच्चा जिसके पास ये परसों से लेक्चर चल रहे हैं उसकी फोटो कॉपी अच्छी सी हो, यानी कि नोट किया हुआ उसको, तुमसे नहीं लेना मैंने कुछ, ठीक है। कोई और क्लास ढूंढ लो तारिक, इस क्लास में तो पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, सही है ना भाई, एटीट्यूड तो दिखाना चाहिए ना थोड़ा। गुस्सा आया हुआ है मुझे, दीवार की तरफ मुंह मत करो, ऐसे नहीं बचोगे तुम, बेशरम इंसान। जी जी बेटा, क्या बात हो रही थी, देखो जी, दीवार, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 12,000 से, और इंटरेस्ट डेबिट कैश क्रेडिट 15,000 से, ठीक है जी। नोट कर लें जल्दी से बेटा, 27 को 12 से डिवाइड करें ना, फिर गलत आता है, जैसे पहले कर रहे थे।
27 को 12 से डिवाइड करें और 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? चेक कर लेना, चेक तो कर लें। 27 को 4/12 करें, कैपिटलाइज, ठीक है, वो तो बाद में निकालेंगे। इसका मतलब इसीलिए मैंने कहा एमसीक्यूज में आपको ओवर स्मार्ट कर जाता है एक्सपेंस मांग के, क्योंकि अब से ऑनवर्ड्स आपका फोकस ही सारा कहाँ पे होगा? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज, टू बी कैपिटलाइज, टू बी कैपिटलाइज। आदत पड़ जाएगी टू बी कैपिटलाइज निकालने की। एमसीक्यू में पूछ लेगा एक्सपेंस में कितना जाना है, आप टू बी कैपिटलाइज, ठीक है ना। तो ये मसला थोड़ा सा होना है, इसलिए ध्यान से एमसीक्यूज को ध्यान से पढ़ना है। इससे बाहर जो टॉपिक हम पढ़ लेते हैं उससे बाहर एमसीक्यू जा नहीं सकते। जब एक टॉपिक कंक्लूड हो जाता है तो फिर एमसीक्यू से बाहर नहीं जा सकता। बस ध्यान से पढ़ने की बात होती है, टैकल नहीं होता आप लोगों से बस। ओके, अच्छा, तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, ये हमारी रिक्वायरमेंट है आज। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा, रुपीज इन मिलियन सवाल है तो हम भी मिलियन में कर लेते हैं। बस 2 डेसिमल मिला लिया करेंगे साथ। 1 डेसिमल से भी काम चलता है, लेकिन कभी कभी 1-2 डेसिमल से काम चल जाएगा। जहाँ पे वहाँ पे 2 पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। सवाल मिलियन में है तो सिफरें लिखने ही लग जाएंगे, कोई मुसीबत में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें और कोई चीज नहीं है। वो अलग बात है कि आज सवाल के अंदर वो सारी चीजें आएंगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले दिन कि बोरोइंग जो है, बोरोइंग इस साइड में बोरिंग की कॉस्ट है, कैलकुलेशंस को हम कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे और चीजें जो 1-2 यहाँ पर मैं लिख दूंगा उसके बाहर भी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या आया करती है? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन। नाम लिखना तो शुरू करें ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन। और अभी तक हमने देखा ही कौन सा लोन है? स्पेसिफिक लोन देखा, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट क्या टोटल इंटरेस्ट होगा? ये इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा? बोलो नहीं, ऊपर हेडिंग तो देखो।
कैसे? सबसे आसान काम यही होगा, सबसे पहले सवाल में कर भी लिया करेंगे। हमारे सामने कितना है लोन, जरा देखें लोन कितना आया है। ये मार्कर कोई चले, अभी बैठे तो क्वेश्चन करने जाएंगे तो एक मार्कर नहीं, आप नहीं, आप बैठेंगे भी, ये ले आएंगे, वो बकर ले आएंगे इंशाल्लाह, जब पॉज लगे तब, ठीक है। अभी समझो जी, कितना लोन है? 10 मिलियन। इस पे इंटरेस्ट रेट क्या है जी? ये फिगर हमें सवाल से मिल गई। 10 मिलियन का लोन था, 12% उस पे इंटरेस्ट रेट था। किस दिन आया है? 1 जनवरी को। इस साल में कोई रीपे हुआ है? नहीं। अच्छा, रीपेमेंट्स होंगी ना, तो यहाँ पर एक एक लाइन बढ़ने लग जाएगी, एक रीपेमेंट हुई, क्योंकि वो प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। याद आ रही है पहली क्लास? वो आगे जाके मुश्किल क्वेश्चंस की तैयारी भी होगी। 2 इंस्टॉलमेंट पे होगी तो यहाँ पे 3 दफा आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट। फिलहाल तो कोई रीपेमेंट नहीं है। ये 10 मिलियन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा, यहाँ से तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकल आएगा, लेकिन हमने पूरे साल का इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लेना। ऊपर देखें, वो वाला इंटरेस्ट लेना है जो कैपिटलाइज करते हैं। कौन सा कैपिटलाइज करते हैं? सिजेशन से कमेंसमेंट और सिजेशन के दरमियान वाला। तो कितने मंथ्स हैं? 9/0. ये कौन कौन से मंथ्स का इंटरेस्ट यहां पे आ गया? जनवरी से सितंबर वाले 9 महीने। बल्कि इसको यूं लिखने की आदत डालें, आज से ही डालें, ये कहीं काम आना है कल की क्लास में शायद। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, खत्म हो गया। समझ गया ना कैसे लिखना है आपने? हाँ, मैं कल लिख लूंगा। नहीं, अभी लिखो, सही आदत पड़ जाएगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर भी है। तो क्यों बोला फिर? क्यों बदतमीजी की फिर? क्यों उस्ताद को फ्रॉड लगाया फिर? अच्छा, अक्टूबर नहीं लिखना जी। ये मंथ्स ऐसे लिखे किसी वजह से, कल काम आएंगे, पर जरा आदत आज ही डाल देते हैं। फिर बता दूंगा कब लिखा करेंगे कब नहीं। हर सवाल नहीं लिखेंगे, लेकिन अभी लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ओके। उसके बाद यहां तक तो कोई मसला नहीं था। अब एक नई चीज आ रही है, वो है इंटरेस्ट इनकम। लेस कर रहा हूं मैं, इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट कह लो, इंटरेस्ट इनकम। ये चीज पहली बार आई है आज, ठीक है? जरा देखें, एक लाइन नई ऐड हुई, पड़ी थी, प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीट के नीचे लिखा हुआ था सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड एट 6%। देखें जी, आपने लोन लिया, वो लोन सारे का सारा इस्तेमाल नहीं हुआ पहले ही दिन। 1 जनवरी को लोन आया, कितना आया? 10 मिलियन। आपने 1 जनवरी को कितनी पेमेंट की? 4 मिलियन। तो बकाया 6 मिलियन आपके पास इजाफी पड़ा है। अगली पेमेंट कब जाके करनी है? जब 31 जुलाई को। तो ये जनवरी से जुलाई के एंड तक 6 मिलियन 60 लाख रुपया, क्या ये फारिग पड़ा रहने देंगे? अच्छा, फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा? वो इन सरप्लस फंड्स को कहीं इन्वेस्ट कर लेगा और वहां से इनकम कमा लेगा। 4, 5, 6 महीने ये जो सरप्लस फंड्स फारिग पड़े रहते हैं, तो ये फारिग फंड्स को इस्तेमाल कर लेते हैं ना, इनसे कोई इनकम कमा लेते हैं। पैसा तो बैंक से आ गया सारे का सारा, ये फारिग पड़ा है, अभी पेमेंट तो करनी है बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर को कहीं 6-7 महीने बाद जाके, तो 6-7 महीने इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दें। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आज आया, लिखे अपने पास कहीं जुमला लिख ले, whenever we obtain loan from bank, whenever we obtain loan from bank,
वी पे इंटरेस्ट, वी पे इंटरेस्ट, अब ब्रैकेट में इसके लिख लें इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब मार्कर भी लेते हैं, वी पे इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिख लें इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखें, इफ सरप्लस फंड्स आर अवेलेबल, इफ सरप्लस these are invested ब्रैकेट में लिखें इंटरेस्ट इनकम, ठीक है जी। प्रोबेबली एट लोअर रेट, लिख लें आगे, प्रोबेबली एट लोअर रेट। उसकी वजह ये होती है कि एक तो वैसे भी बैंक आपको दे रहा है तो इंटरेस्ट ज्यादा चाहता है, अगर आप उससे लेने चले जाएं तो वो कम। बहरहाल इसको छोड़े, असल ज्यादा क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, थोड़े अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, तो उस पर रेट ऑफ रिटर्न भी थोड़ा ही हुआ करता है नॉर्मली। इंटरेस्ट एक्सपेंस से ये नॉर्मली कम ही हुआ करता है, ठीक है, और सही है। इसका मतलब हमें इस सवाल के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट का रेट दे दे, यानी कि सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट करना है, तो हम फिर इन्वेस्टमेंट इनकम को भी कैलकुलेट करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? जो बैलेंस निकलेगा उस बैलेंस को हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इनकम निकल आएगी। क्यों निकाल रहे हैं हमारे बोरिंग कॉस्ट के सवाल के लिए? कैलकुलेशन तो समझ आ ही जाएगी, जरा 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 इंट्रो में वापस लेके चलता हूं। IS-16 में प्लांट आप खरीद के लाते थे और उसको टेस्ट रन के लिए चलाते थे। टेस्ट रन की कॉस्ट एसिडी कॉस्ट में शामिल करते थे, टेस्ट रन की कॉस्ट एसिडी कॉस्ट में शामिल होती थी। अगर उस टेस्ट रन में कुछ आउटपुट हो जाती थी, कोई प्रोडक्शन हो जाती थी, तो उसकी प्रोसीड्स को क्या करते थे? क्या करते थे? वो टेस्ट रन की कॉस्ट को एसिडी कॉस्ट में ऐड किया था। बोलो, टेस्ट रन की कॉस्ट को एसिडी कॉस्ट में ऐड किया था, तो जो प्रोसीड्स हुई थी उस टेस्ट रन से, उन्हें हम क्या करते थे? एसिड की कॉस्ट में से लेस कर देते थे, यूं तो हम नेट ही कर देते थे, नेट में ही ले जाते थे। क्या मतलब? हम कहते थे इस एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए टेस्ट रन जरूरी था, तो टेस्ट रन की कॉस्ट ऐड कर रहे हैं, तो उसी टेस्ट रन से जो प्रोसीड्स हो गई हैं फिर उसको माइनस भी कर देते हैं, उसको एसिड कॉस्ट को कम करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज होगा। आपने बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बना रहे हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट बिल्डिंग बनाने की वजह से पड़ा आपको, ये इंटरेस्ट एसेट बनाने की वजह से आप पे पड़ा, ठीक है। तो जो सरप्लस फंड है वो भी तो फिर यूं कहे ना, एसेट बनाने की वजह से ही आपके पास पड़े थे और उनको इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम आई। ना बनाते एसेट, ना लोन लेते, ना सरप्लस आता, ना उस पर इनकम होती इन्वेस्टमेंट के बाद। तो अगर एसेट बनाने के लिए लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट पे किया, तो कह रहे हैं इंटरेस्ट की, ये एसेट की वजह से इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा है, तो फिर सरप्लस फंड भी तो उसी लोन से आए, तो फिर इन्वेस्टमेंट इनकम भी तो उसी एसेट की वजह से हुई है। हम यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, उसको ये लेस लिखा है मैंने, इंटरेस्ट एक्सपेंस में से लेस करेंगे इंटरेस्ट इनकम, कौन सी? जो सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट करके निकलेगी, ठीक है। बात समझ आ गई है? अब एक वर्किंग किया करेंगे हम, ठीक है जी, और ये वर्किंग भी अब हमेशा ऐसे ही रहेगी। वर्किंग का नाम होगा रिसीट्स पेमेंट्स स्केड्यूल।
इस वर्किंग में जरा देखिएगा गौर से, प्लीज समझ ले। पहले रिसीट्स पेमेंट्स स्केड्यूल है, डेट का कॉलम आएगा, फिर डिस्क्रिप्शन आएगी। यहां तक तो आपकी रीवैल्यूएशन जैसी वर्किंग हुई है ना, आगे ऐसे नहीं लिख देना। डेट, डिस्क्रिप्शन और उसके बाद स्पेसिफिक लोन और फिर बैलेंस। बैलेंस कौन सा? बैलेंस टू बी इन्वेस्टेड। तो देखें जी, आपके सवाल में मैक्सिमम क्या हो सकता है? यहां पे दो चीजें और ऐड होंगी इस वर्किंग में। वर्किंग का फॉर्मेट यही रहेगा, इस कॉलम के बाद एक आ जाएगा जनरल लोन का कॉलम, एक आ जाएगा सरप्लस, तो ये पड़ा ना, बैलेंस ये पड़ा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जनरल लोन का कॉलम, यहाँ पे इक्विटी का कॉलम ऐड हो जाएगा। इक्विटी भी यूज कर सकते हैं ना, उनमें से पैसे मांग लें ऐसे बनाने के लिए, तो मैक्सिमम ये होगा। तो ये एक एक करके, मैं थोड़ा सा ध्यान बना रहा हूँ, ठीक है, आपको पढ़ना है, ये एक एक करके चीजें आती रहेंगी, ठीक है। मेन फॉर्मेट वर्किंग का यही रहना है, इससे बाहर कुछ नहीं आना, बस दो कॉलम्स मजीद ऐड होंगे, ठीक है। एक कॉलम शायद परसों जाके ऐड करें और एक आखिरी कॉलम शायद उसके भी एक दो दिन बाद जाके ऐड कर रहे हो, ठीक है। बेसिक फॉर्मेट यही है। इस फॉर्मेट के अंदर हमने लेना क्या है, देखते जरा, ये क्या है और ये क्या है, यानी हमने फोकस किस पे करना है? सिर्फ रिसीट्स और पेमेंट, रिसीट्स और अब सवाल के अंदर, ये तो बहुत आसान सवाल है, यहां पे सामने नजर आ रहा है कि पहली रिसीट क्या हुई है, पहली रिसीट क्या हुई है, ये बेटा ये पेमेंट है जिसपे आपने आ रखा। पहली रिसीट क्या हुई है? लोन आया है, क्या हो गया? पहली रिसीट हमारी लोन आया, फिर पहली पेमेंट कंस्ट्रक्शन की पहली पेमेंट है, फिर दूसरी पेमेंट है, फिर तीसरी पेमेंट, नजर आ रहा है चार चीजें। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे नहीं होगा। लोन आएगा, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी पे कर रहे होंगे उसी में, फिर पेमेंट कर रहे होंगे, फिर एडवांस पे कर रहे होंगे, फिर लोन मजीद आ रहा होगा कहीं से, कभी लोन रीपे हो रहा होगा, कभी लोन का इंटरेस्ट रीपे हो रहा होगा। तो बहुत सी रिसीट्स पेमेंट आएंगी, बेतहाशा रिसीट्स पेमेंट्स आएंगी इसके अंदर, 8 8 9 10 10 तक हम यहाँ चले जाएंगे लिस्ट बनाते बनाते। तो उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी है, हम नंबरिंग किया करेंगे। हम रिसीट पेमेंट शेड्यूल बनाने के लिए अपने सवाल में रिसीट्स और पेमेंट्स की नंबरिंग करेंगे। फिर सबसे पहली रिसीट या रिसीट हो चाहे पेमेंट हो, सबसे पहली के साथ नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4 एंड सो ऑन। किसी एक डेट में अगर दो आ जाएंगी रिसीट्स या दो पेमेंट्स, तो 1A 1B 2A 2B 2C। बात समझ आ रही है? चलते अब मुझे बताएं, सबसे पहला नंबर किसके साथ लगाएंगे? 10 मिलियन के को अंडरलाइन करें और उसके साथ लिखें 1। सबसे पहली रिसीट है 10 मिलियन की। कुछ समझ आया क्या हो रहा है क्लास में? कुछ समझ आया क्लास में क्या हो रहा है? बैठ जाओ। ओके, पहली रिसीट हो रही है 10 मिलियन, नंबर 1 लग गया, बोलो। उसके बाद फिर क्या हुआ अगला इवेंट? सिर्फ रिसीट पेमेंट, और कोई कहानियां लिखते रहे। रिसीट या पेमेंट, पैसा आया या गया ये बताना है आपने, वो चीज से कल मर्जी जाए, ठीक है जी। फर्स्ट पेमेंट हुई है किस दिन? तो 4 के साथ जाके लिखो नंबर। ओ नहीं, 1 जनवरी को ही लोन आया, 1 जनवरी को ही पेमेंट हुई, तो इसके साथ जाके ए कर लो और इसको 1B कर दो, एक ही दिन में प्रैक्टिस करवा लो, ठीक है। 1A 10 मिलियन के साथ और 1B 4 मिलियन के साथ, ठीक है। नंबरिंग हो रही है, समझ आ रही है? उसके बाद अगली कोई रिसीट या पेमेंट है कितनी? 2 मिलियन का 1 जुलाई 10 पे, तो इसके साथ जाके लिखें 2, डेट चेंज हो गई ना, 2 कर दें, ठीक है। उसके बाद 4 के साथ फिगर, ठीक है। तो 4 रिसीट पेमेंट्स हैं, जिनमें से 2 एक डेट पे आ रही हैं, इसलिए नंबर 3 तक गए, ठीक है। ये 1A 1B 1C भी होगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, शायद 1D तक भी काम चला जाए, एक ही दिन कई की पेमेंट हो रही है। तो ये मुश्किल पास्ट पेपर क्वेश्चंस के लिए तैयारी हमने आज से शुरू कर दी है, बुनियाद डाली।
ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। वैसे तो जुबानी आपको पता लग रहा था इस सवाल में, पर मुश्किल सवालों में कर दिया। जुबानी पता लग रहा था कि 10 आए, 4 पे कर दिए, 6 सरप्लस पड़े हैं, इन्वेस्ट करेंगे। फिर 4 में से 6 में से 2 पे हुए, 4 पड़े हैं, समझ आ रही है ना। लेकिन उसको यहाँ पे कैसे करेंगे देखें। यकम नंबर 1, आप छोड़ देना सवाल को, अब नंबर 1 पे चले जाए। 1 भी 2 है, तो कौन सा 1 पहले? 1A पे कौन सी डेट है? यकम जनवरी 10। क्या हुआ इस दिन? लोन रिसीव। कितना? 10 मिलियन। वर्किंग है, बस रुपीज इन मिलियन लिखने की जरूरत नहीं। ठीक हो गया। इसी दिन यकम जनवरी 10 को ये क्या था? 1A। ठीक है। इसी दिन एक और काम हो गया, फर्स्ट पेमेंट मेड। ये क्या है जी? 1B। बात समझ आ रही है? ये नंबरिंग क्यों करवाई, किस तरतीब से चलेंगे। ठीक है। कितनी? 4 की पेमेंट कर दी। अब एक बात याद रखनी है, एक ही दिन अगर 2-3 रिसीव पेमेंट्स इकट्ठी आ जाएं तो उनको एक डब्बे में बंद कर देना है और नेट बता दें। ये 6 को फिर एक बार यहां लिख के फिर आगे ले जाए कि जी ये आप बैलेंस की आदत बनाएं, आगे कुछ के सवालों में काम आएगी। ठीक है। देखें 10 आए थे, 4 पे हो गए, बकाया कितना है? ये 6 सरप्लस हो गया। ये 6 सरप्लस को उठा के हमने कर दिया इन्वेस्ट। किस दिन इन्वेस्ट कर दिया? यकम जनवरी 10 को। अब ये इन्वेस्टेड पड़ा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबरिंग देखें, आप छोड़े इसको, कब इन्वेस्ट क्या हुआ, नंबरिंग देखें आगे क्या आया। 2 किसके किस दिन? यकम 31 जुलाई 10। इस दिन क्या हुआ? सेकेंड पेमेंट में। तरतीब चल रही है हमारी वो नंबरिंग की। ठीक है। ये नंबर 2 आ गया। यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस पर्चे के ऊपर आपने लिखा हुआ था, ये वहां पे लिखते। कितनी पेमेंट? अब इधर देखिए कितना बैलेंस पड़ा था हमारे पास? 6 में से 2, एक ही है ना, डिब्बा को नहीं लगाना। 6 में से 2 गया तो 4। ठीक है। अब ये 31 जुलाई को 4 अवेलेबल है, हमें करना है इन्वेस्ट तो कर देंगे। बात समझ आ रही है? फिर क्या हुआ? 31 अगस्त 10 पे थर्ड पेमेंट की, कंस्ट्रक्शन की, थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट, थर्ड पेमेंट। ये थर्ड कंस्ट्रक्शन पे, कंस्ट्रक्शन पेमेंट लिखना ज्यादा बेहतर है। ठीक है। बाहर थर्ड कितना? अब 4 मिलियन पड़ा था हमारे पास, वो 4 मिलियन हमने पे कर दिया, तो अब क्या बचा? ठीक है। तो ये वर्किंग हमें निकाल के दिया करेगी वो अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट करनी है। 6 इन्वेस्ट, सरप्लस तो 6 ही है ना। आप कहोगे 10 सरप्लस था, बताओ कहां साबित करो सरप्लस था। यकम को 10 का लोन आया, यकम को ही 4 मिलियन पे कर दिया, तो सरप्लस कितना बचा था? 6। ठीक है। फिर 4 सरप्लस हुआ और फिर कुछ भी नहीं सरप्लस। अब इन्वेस्टमेंट करनी है 6 की, तो कितने अरसे इन्वेस्टेड रहा 6? ये कैसे निकाला करेंगे? इधर देखें, सबकी तवज्जो चाहिए। ये देखें, ये 6 किस दिन अवेलेबल हो गया था? जनवरी 10 को ये अवेलेबल था। फिर हमने जाके इसको क्या कर दिया? इन्वेस्ट। सवाल बताएगा इन्वेस्टमेंट रेट, तभी हम करेंगे ना। इसको इन्वेस्ट कर दिया। अब ये यकम जनवरी को इन्वेस्ट हुआ, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरा जुलाई, कितने महीने? 7 महीने तक ये इन्वेस्टेड रहा। ये ऐसे पता लगा। अवेलेबल हुआ यकम जनवरी को, 31 जुलाई तक ये 6 इन्वेस्टेड रहा। तो कितने महीने इन्वेस्टेड रहा? इधर देखिएगा प्लीज, सबकी तवज्जो चाहिए। बैलेंस कितना इन्वेस्ट हुआ? 6 मिलियन। इन्वेस्ट होने पर रेट कितनी इनकम मिल रही है? रेट क्या है? 6%। ये तो एनुअल रेट होता है। कितने महीने की इनकम 6 पे मिलेगी? 7/12। ठीक है जी। ये कौन कौन से मंथ्स हैं? जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, चलो आज पहला दिन है, लिख ले। वैसे यहाँ पे 2 आए 3 आए, हम यहाँ पे अलग अलग टाइम नहीं जाया किया करेंगे, हम एक ही बार आंसर ही यहाँ पे लिखा करेंगे सबका। ठीक है, या आज ही ऐसे करने, एक ही बार आंसर लिख, आज ही करते हैं। ठीक है, 6 मिलियन इन्वेस्टेड रहा, एक बार बार क्यों टोटल करें। ठीक, 6 मिलियन इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट किया 1 जनवरी को, इन्वेस्टेड रहा 31 जुलाई तक। अब 31 जुलाई को हमें पैसों की जरूरत पड़ी, हमने 2 उसमें से निकाल लिया। ठीक है, अब कितना बाकी रह गया, ये 4 कब अवेलेबल हो गया आपको, 31 जुलाई को जाके इन्वेस्ट कर दोगे। कब तक इन्वेस्टेड रहा, 1 महीना, 1 महीना। इधर देखें, 4 मिलियन इन्वेस्टेड रहा, 6%, कितने महीने, 1/12। ये कौन सा वाला महीना है, अगस्त का महीना। ठीक है जी, कैलकुलेटर करें, डायरेक्ट लिखें, 6 मिलियन 6% प्लस 4 इंटू 6% इंटू 1/12, टोटल 0.23 माइनस। बात समझ आई है। ये कॉस्ट एसेट, ये एसेट बनाने की वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ी, तो ये फिर एसेट बनाने की वजह से इंटरेस्ट इनकम मिली। तो नेट कर लेते हैं ना, इंटरेस्ट की कॉस्ट ये एसेट कॉस्ट में शामिल करना है, कितना, 0.67। ठीक है, ओके। उसके बाद जो तीसरी चीज आया करेगी वो होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। ठीक है जी, और ये चूंकि अभी है नहीं सवाल में, बस आपको प्यार कर लिया मैंने अगले सवालों के लिए। ये मैक्सिमम है, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, ये मैक्सिमम है। ठीक है, इसके अंदर भी नीचे 2-3 ऐसे ही इसकी 2-3 लाइंस के अंदर इसकी वर्किंग भी आ जाएगी, वो जब आएगी तो कर लेंगे। फिलहाल तो वर्किंग का फॉर्मेट पूरा हुआ। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितनी है जी, 0.67 मिलियन। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितनी है, 0.67 मिलियन। पहली रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। क्योंकि रिक्वायरमेंट है तो लिख लो रुपीज इन मिलियन जी। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग और बोरिंग कॉस्ट तो ऐसे छोटा सा एक हिस्सा है कॉस्ट का, असल कॉस्ट में भूल जाया करो। असल कॉस्ट तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैं, वो ईंट के, वो बजरी के, वो सीमेंट के, वो मजदूर के, मिस्त्री के, इंजीनियर के, ठेकेदार के पैसे जो दिए हमने, असल खर्चा तो वो है। थोड़ा सा बीच में बोरिंग कॉस्ट भी ऐड किया होता है, ठीक है, ताकि सारा हलाल हराम हो जाए। बाहर तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स कह लो, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स। इधर देखें, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स कितनी हुई हैं जी, देखें 3 है, 4 जमा 2 जमा 4, टोटल 10 मिलियन रुपीस इन मिलियन। ये होता क्या है इसके अंदर, ये कि क्या, ये कौन सा खर्चा होता है, ये मटेरियल लेबर ओवरहेड आपको बताया, ये मटेरियल लेबर ओवरहेड का खर्चा है, तो यहाँ पे पड़ा होता है। उसके बाद 2 चीजें अगेन आपके ज़हन के अंदर उतारने के लिए पहले दिन से लिखनी शुरू की हुई है। कोई मैप फी आ जाए तो उसको ऐसे भी कॉस्ट में ऐड करते हैं, नहीं है अभी। कोई परमिट फी आ जाए तो वो भी नहीं है। ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप इसको कहीं, इस मैप फी और परमिट फी को कहीं इधर वाली कॉस्ट में समझे, पहले दिन से ही पढ़ना शुरू कर लिया। ये 16 ने ऐड करवाया है, बोरिंग कॉस्ट नहीं है मैप फी, बोरिंग कॉस्ट नहीं है परमिट फी। बोरिंग कॉस्ट तो क्या है, इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर दिया और वो पैसे इस्तेमाल हुए पड़े बिल्डिंग, ठीक है। तो बोरिंग कॉस्ट तो ये आएगा जी, क्या आएगा, क्या लिखेंगे, बोरिंग कॉस्ट
बोरिंग कॉस्ट टू बी नहीं, वो टू बी तो निकल आया था, अब वो कैपिटलाइज कर दिया है। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, वर्किंग तो नहीं है, रिक्वायरमेंट ही आज 0.67, टोटल इज 10 पॉइंट। ये है वो फिगर जो एसिड अकाउंट में डेबिट करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसिड, और यूजफुल लाइफ गिवन हो तो इसको डिवाइड करके निकालेंगे कैरिंग वैल्यू, तो रिडक्शन निकालकर कैरिंग वैल्यू निकालेंगे। नोट करने के लिए पूरा एक फिगर है। तो कुछ कहा नहीं, सभी तो तवज्जो करें। पहले 3 क्वेश्चन हमने कर लिए लेक्चर 3 में क्लास वर्क के। फोर्थ क्वेश्चन है जो नीचे गिवन है, लोन रिसीव्ड ऑन यकम जनवरी 15-20 मिलियन, प्रोजेक्ट स्टार्टेड, प्रोजेक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग अज्यूम करें, ये खुद से बनाया सवाल ना, तेजी में ऐसे लिख देता है, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। प्रोजेक्ट स्टार्टेड ऑन यकम फरवरी 15, पेमेंट डिटेल्स टू कॉन्ट्रैक्टर, पहली पेमेंट यकम फरवरी 15 को 8 की, दूसरी यकम जून 15 को 10 की, तीसरी यकम अक्टूबर 15 को। प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन यकम अक्टूबर 15, इंटरेस्ट रेट इज 20% एंड सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड एट, रिक्वायर्ड है कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड कॉस्ट ऑफ, सेम है। इसके अंदर एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है आपने, अगर आप गौर करें तो लोन रिसीव हुआ यकम जनवरी 15 को, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ यकम फरवरी, और पहली पेमेंट भी यकम फरवरी, तो लेटर डेट कौन सी बनी, यकम फरवरी 15। अब आपने रिसीव पेमेंट स्केड्यूल बनाना शुरू कर देना है यकम जनवरी 15 से। यकम जनवरी 15 से यकम फरवरी 15 तक पूरा 20 का 20 मिलियन आउटस्टैंडिंग होगा, सरप्लस में पड़ा होगा, उसको इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, आएगा तो जरूर, लेकिन गलती से कहीं उसको यहां पे नहीं ले लेना। क्या मतलब, क्या मतलब, कमेंसमेंट से पहले वाला इंटरेस्ट एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं होता, कमेंसेशन के बाद वाला इंटरेस्ट भी एसिड की कॉस्ट में ऐड, पूरी बात करता हूं, कमेंसमेंट से पहले वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं होता, कमेंसमेंट के बाद वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस भी एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं होता, ठीक है। तो फिर वो कहां जाते हैं, अदर इनकम में जी। तो कमेंसमेंट से पहले वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और कमेंसमेंट के बाद वाला भी इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड, दरमियान में जो दरमियान वाला जो पीरियड है वो कहां जाएगा, हाँ सजेशन के बाद वाला यार, समझ तो गए हो ना, नहीं समझे तो निकल जाओ क्लास से, तारीख के साथ तुम भी 2 हो गए, ओके। अगर आप कमेंसमेंट से पहले वाला इंटरेस्ट एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं करते और सजेशन के बाद वाला भी एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं करते, तो फिर उस लोन के ऊपर जो सरप्लस फंड से इन्वेस्टमेंट इनकम आनी है, इंटरेस्ट इनकम आनी है, उसको भी कमेंसमेंट से पहले वाली को एसिड की कॉस्ट में से माइनस नहीं करना, और सजेशन के बाद वाली को भी एसिड की कॉस्ट से माइनस, यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस का रूल जो लगता है सेम वही इंटरेस्ट इनकम पे भी लगता है। अच्छा, तो फिर अगर कमेंसमेंट से पहले वाली इंटरेस्ट इनकम को एसिड की कॉस्ट में यहाँ पे माइनस नहीं करना, तो फिर उसने कहाँ जाना है, वो अदर इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी, इनकम तो हो रही है, बोरिंग कॉस्ट नहीं बनाना, ठीक है। और इसी तरह सजेशन के बाद वाली इन्वेस्टमेंट इनकम वो भी अदर इनकम में चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ आई है। अब मेरा सजेशन क्या है, कल मैं बात यहीं से शुरू करूंगा। मेरा सजेशन ये है कि आप रिसीट पेमेंट स्केड्यूल को बना ही लेटर डेट से लिया करो, इससे ये गलती नहीं रहेगी। आप तेजी में क्या, क्योंकि आपको आदत पड़ जानी है बैलेंस वाले कॉलम से बैलेंस उठाना है, यहाँ पे लिखना है, बैलेंस वाले कॉलम से बैलेंस उठाना है, यहाँ लिखना है, इंटरेस्ट इनकम निकाल रहे हैं। तो तेजी के अंदर जब यकम जनवरी से शुरू करेंगे तो बैलेंस तो 20 पड़ा होगा,
उस बैलेंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल जाओगे, इंटरेस्ट इनकम निकाल जाओगे गलती से, तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि आप रिसीट पेमेंट स्केड्यूल को भी हमेशा लेटर डेट से शुरू किया करो। तो यकम जनवरी की बजाय डेट क्या लिख दोगे, यकम फरवरी, और लोन रिसीव्ड की बजाय लिख दोगे लोन ऑलरेडी रिसीव्ड, बस, और काम शुरू कर दोगे। ठीक है, सही है, कल बात यहीं से शुरू करेंगे।